अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक है। मैं सऊदी अरब के शहर रियाद में किंग साउद मेडिकल सिटी में काम करता हूँ एज ए कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। आजकल मैं कोरोना के मरीज़ों को देख रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अब सबसे पहली बात ये कि कोरोना के मरीज़ प्रेजेंट कैसे होते हैं। तो जैसे सबको पता है कि कोरोना के मरीज़ प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के साथ, जैसे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार और इसके अलावा सीने में दर्द और सांस का होना। यानी ये अपर रेस्पिरेटरी से लेकर लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तक करवाता है, जिसमें नमूनिया भी शामिल है। इसके अलावा कोरोना के मरीज़ प्रेजेंट हो सकते हैं दूसरी अलामत के साथ, जैसे सीने के अंदर खून की नालियों में खून का जम जाना, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ऐसे कुछ पेशेंट हमने देखे हैं। इसके अलावा दिमाग के अंदर खून की नाली में खून जम जाता है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। इसके अलावा दिमाग के अंदर झिल्ली की इन्फेक्शन हो जाना, जिसे हम गर्दन तल बुखार कहते हैं, या मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस या इंकेफेलाइटिस कहते हैं। ये मेनिंजाइटिस इंकेफेलाइटिस मेनिंगोकोकल नहीं है, ये मेनिंजाइटिस इंकेफेलाइटिस कोविड वायरस की वजह से होता है। तो ये आम तौर पर जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की हैं, लेकिन कोविड किसी भी जिस्म के हिस्से को मुतासिर कर सकता है। अब जब पेशेंट आता है तो हम उसके कुछ टेस्ट करते हैं। जो टेस्ट करते हैं उसमें हम देखते हैं कि उसके लिम्फोसाइट्स आमतौर पर कम होते हैं। उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरिटिन, LDH और इसके अलावा डी डायमर, ये बड़े हुए होते हैं। अगर डी डायमर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे पेशेंट को हम एंटीकोगुलेट भी करते हैं। इसके अलावा ट्रोपोनिन और CKMB और CKB बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ये सारी लैब्स की अलामत हैं जो कोविड के मरीज़ में होती हैं। एक्सरेस के अंदर हमें दोनों तरफ यानी दोनों फेफड़ों में इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बायलेटरल नमूनिया हो जाता है पेशेंट को, और ये आमतौर पर कुछ दिनों में प्रोग्रेस करता है और फिर अगर इम्प्रूव करता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। आमतौर पर इस CT स्कैन के अंदर वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है एज ए ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, और इसके अलावा इंट्रालोबुलर इन्फिल्ट्रेट्स भी देखे जा सकते हैं CT स्कैन में। अब ये मरीज़ जब आते हैं और उनको डायग्नोस करने की बारी आती है तो हम उनका एक टेस्ट लेते हैं, जिसमें नाक के अंदर हम स्टिक डाल के वो टेस्ट भिजवाते हैं, जिसे हम PCR कहते हैं। ये PCR इस कोविड वायरस का यानी कोरोना वायरस का किया जाता है, जिसका रिज़ल्ट हमें 24 घंटे से 48 घंटे में मिल जाता है। अगर ये रिज़ल्ट नेगेटिव होता है तो कभी कभी हम रिपीट भी करते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता है तो भी कभी कभी हम रिपीट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा क्लिनिकल इम्प्रेशन क्या है, यानी ये फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल इम्प्रेशन। क्लिनिकल इम्प्रेशन का मतलब है कि हमें मरीज़ को देख कर क्या लगता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती। अब आते हैं इलाज की तरफ। तो हम क्या करते हैं ऐसे मरीज़ के साथ? हम ऐसे मरीज़ को आइसोलेट करते हैं, और अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अलावा हम उन्हें एंटीबायोटिक्स देते हैं। हालांकि ये वायरल बीमारी है, लेकिन हम एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं क्योंकि उनको कोई फर्दर बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसमें सेफ्ट्राइक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन है। इसके अलावा हम इनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की कुछ स्टडीज़ हुई हैं, इसमें ये इफेक्टिव साबित हुआ था कोरोना के हवाले से। और अगर आप हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन देखें तो 2010 या 2012 के एडिशन में ये लिखा हुआ है कोरोना वायरस के हवाले से कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ इफेक्टिव, लेकिन इसका ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। और अभी कुछ स्टडी मजीद आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल हम अपने मरीज़ को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं और इसको देखते रहते हैं कि उसके ECG में कोई चेंजेस ना हो, क्योंकि QT इंटरवल बढ़ जाता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से। इसके अलावा अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो उसे हम कुछ नहीं करते। माइल्ड टू मॉडरेट है तो जिसे मैंने बताया एंटीबायोटिक्स देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। इसके अलावा हम लोपिनोविर या रिटोनोविर कम्बिनेशन भी देते हैं मॉडरेट केसेस में, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जो 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होते हैं जिन्हें फेस मास्क के ज़रिए। जब पेशेंट ICU में चला जाता है, जिसको 10 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है या वेंटिलेटर पे चला जाता है, तो ऐसे मरीज़ के लिए हम रेमडेसिविर रिकमेंड करते हैं। और ये रेमडेसिविर को अप्रूवल हासिल है FDA से एमरजेंसी मेडिसिन के हवाले से, और इसे हम सिर्फ ICU में क्रिटिकल पेशेंट्स को देते हैं। तो इन मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट है क्या नहीं है, यह भी स्टडीज़ होना बाकी हैं, लेकिन ये वो हथियार हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं बताना चाहूँगा कि ये आप एक्सपीरियंस कैसे आप अपने पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब मरीज़ आपके पास आता है तो अगर मरीज़ एसिम्टोमेटिक है तो उसको कुछ नहीं करना।
यहाँ तक कि आप अगर कोरोना का टेस्ट ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मरीज़ सिम्टोमेटिक है, ख़ासकर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ है और इसके एक्सरेज में इन्फिल्ट्रेट्स हैं, तो ऐसे मरीज़ को दाखिल होना चाहिए, हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सडनली कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं और उनको बहुत सडनली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है और ये वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, तो इनको लाजमी तौर पर हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए। अगर आप देखें कि एक्सरे में इन्फिल्ट्रेट्स हैं तो डेफिनेटली आप ट्रायल दे सकते हैं इनको, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, एजिथ्रोमाइसिन का और इसके साथ एंटीवायरल का, रिटोनोविर लोपिनोविर कम्बिनेशन का, या फिर जो एंटीवायरल जो रिकमेंडेड है FDA के थ्रू एमरजेंसी रिकमेंडेशन है वो है रेमडेसिविर। अगर अवेलेबल है ये तो इसे दे सकते हैं। तो ये तमाम मेडिसिन हम दे के अपने मरीज़ के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा भी ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये प्लाज्मा की प्रैक्टिस यहाँ सऊदी अरब में अभी नहीं है। पाकिस्तान में कुछ मालूमात हैं कि वहाँ पर कुछ जगहों पर, कुछ हॉस्पिटल में प्लाज्मा ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो मरीज़ रिकवर हो चुके हैं उनका प्लाज्मा लेकर उन क्रिटिकल मरीज़ों को दिया जाता है जो ICU में होते हैं। तो प्लाज्मा ट्रीटमेंट इज़ इफ़ेक्टिव और इसको भी इमरजेंसी अप्रूवल हासिल है। तो ये सारी मालूमात थी कोविड वायरस के हवाले से, ये मेरा एक्सपीरियंस था, शायद आपको कोई फ़ायदा हो।